क्लासिकल मैकेनिक्स का तीसरा लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तीसरे लेक्चर का मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख दूं कि आज हमने क्या कुछ करना है। इसमें कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट ब्रीफली मैं बता देता हूँ। देन कंस्ट्रेंट डिस्कस करेंगे और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिस्कस करेंगे। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिस्कस करने के बाद फिर हमने जो है आइलर लग्रांज इक्वेशन डिराइव करनी है। आइलर लग्रांज इक्वेशन एक जर्नल इक्वेशन है जिसके थ्रू हम लग्रांज इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो लग्रांज इक्वेशन को भी दो तरीक़ों से डिराइव करेंगे, एक डी लम्बर्ट्स प्रिंसिपल यूज़ करके और दूसरा हैमिल्टन प्रिंसिपल यूज़ करके डिराइव करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट से। लेट्स सी व्हाट आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को कल डिफाइन किया था। डेफिनेशन तो दोबारा नहीं मैं लिख रहा, लेकिन एग्जांपल्स के थ्रू इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टिकल है, लाइक इस रूम के अंदर किसी चीज़ की एग्जांपल ले ली जाए। फॉर एग्जांपल ये डस्टर है, तो इस डस्टर की आपने पोजीशन फाइंड करनी है, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है इस सिस्टम की। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें तीन कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट और एक जी कोऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर इस डस्टर को अगर हमने लोकेट करना है तो इसके लिए तीन हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, एक्स वाई एंड जी। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को मैंने कहा था कि मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, मिनिमम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो अगर इस डस्टर की बात की जाए, इस डस्टर के लिए तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। जनरलाइज कोऑर्डिनेट को Q से शो करते हैं, तो एक कोऑर्डिनेट इसका होगा Q1, दैट विल बी x, दूसरा कोऑर्डिनेट होगा Q2 जो कि y है, और तीसरा कोऑर्डिनेट होगा Q3 जो कि z है। इन तीन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम इजीली इसकी लोकेशन जो है, इसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल अगर ले लें, अनदर एग्जांपल लाइक सिंपल पेंडुलम है, तो सिंपल पेंडुलम के केस में कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। सिंपल पेंडुलम की अगर शेप देखी जाए, सिंपल पेंडुलम कुछ यूँ है कि इसको किसी स्पोर्ट से हैंग किया गया है और इसकी लेंथ फिक्स है और ये इस तरह से ऑसिलेट कर सकता है। और ऑसिलेट जब करेगा ये बॉब, तो कुछ एंगल स्वीप करेगा, इस एंगल को थीटा का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए होगा जो कि है Q1 इज इक्वल टू ओनली थीटा। और अगर एग्जांपल ले लें, लाइक एक गैस जो है, गैस के मालिक्यूल की एग्जांपल ले लें। गैस का मालिक्यूल अगर इस रूम के अंदर देखा जाए तो वो गैस का मालिक्यूल इस रूम के अंदर कहीं भी मूव कर सकता है। तो गैस के मालिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें ऐसे ही तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो गैस मालिक्यूल है इन अ वेसल, उसके लिए तीन कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। तो तीन कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, जो कि Q1 इज़ इक्वल टू x, Q2 इज़ इक्वल टू y एंड Q3 इज़ इक्वल टू z। लेकिन अगर हम एक रेस्ट्रिक्शन लगा दें, रेस्ट्रिक्शन कैसी लगा दें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये पेन को मैं स्लाइड करवा रहा हूँ ओवर द बोर्ड, ठीक है, तो ये बोर्ड पे अगर स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड करते हुए ये दो तरीक़ों से स्लाइड कर सकता है, या दो तरीक़ों से इसकी दो डायरेक्शंस में मोशन हो सकती है। ये अप एंड डाउन मूव कर सकता है और ये लेफ़्ट एंड राइट मूव कर सकता है, लेकिन ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैंने ये रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि ये सिर्फ बोर्ड पे मूव कर रहा है। अगर ये बोर्ड पे स्लाइड कर रहा है तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेट वर्टिकल कोऑर्डिनेट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। तो मार्कर मूविंग ऑन अ बोर्ड, बोर्ड यहाँ पे बेसिकली एक प्लेन है, तो इसके लिए दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। एक कोऑर्डिनेट है Q1 लेट्स सपोज x और दूसरा कोऑर्डिनेट है Q2 दैट इज़ y। लेकिन इन तमाम अगर कोऑर्डिनेट्स के जनरलाइज कोऑर्डिनेट में एक प्रॉपर्टी देखी जाए, इनमें से कोई भी ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं है जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है।
तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की बात हुई है, तो इसमें ये 3 ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो गए, जबकि सिंपल पेंडुलम की कल भी मैंने एक और एग्जांपल दी थी। सिंपल पेंडुलम को एक और मेथड से यूँ भी शो कर सकते हैं कि ये अगर इसकी पोजीशन है ये चेंज करके यहाँ पे आ जाता है, तो ये कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1 और ये वाले कोऑर्डिनेट है x2 एंड y2। तो इसको एक और भी मेथड से शो किया जा सकता है कि x इज़ इक्वल टू, अगर ये लेंथ l है तो l साइन कॉस थीटा एंड y इज़ इक्वल टू l साइन थीटा, ठीक है। लेकिन ये जो दो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इंटरलिंक विद ईच अदर, ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं थीटा पर, और अगर इनको आप डिवाइड करके रिलेशन फाइंड करें तो इनको डिवाइड करके रिलेशन कुछ यूँ बन सकता है, थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x। तो इसमें थीटा ही एक ऐसा कोऑर्डिनेट होगा जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट की तादाद यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट के लिए कोई जर्नल रूल नहीं है, ये जो सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम, उसकी फिज़िकल कॉन्फ़िगरेशन देख के ही आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने कोऑर्डिनेट सही होंगे। लेकिन एक रफ से रूल्स में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि क्या है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल की बात की जाए, ये जर्नल रूल्स नहीं है, ये कॉमनली अप्लाई हो जाते हैं बट नॉट जर्नल रूल्स। सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने होंगे कि इस मैकेनिकल सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। अभी तक मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी हैं, पहली एग्जांपल दी है कि कोई यहाँ पे एक डस्टर है, कोई ऐसी चीज़ है वो मूव कर रही है, तो उसमें सिंगल पार्टिकल है। दूसरी एग्जांपल दी है सिंपल पेंडुलम की, इसके अंदर सिंगल पार्टिकल है। तीसरी एग्जांपल गैस मॉलिक्यूल की दी है, इसमें भी सिंगल पार्टिकल है। चौथी एग्जांपल दी है मार्कर मूविंग ऑन अ बोर्ड, इसमें भी एक सिंगल पार्टिकल ही है। अब इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ अगर देखें एयर है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर देर आर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स। तो अगर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं हर एक के कोऑर्डिनेट देखना शुरू करें, पहला मॉलिक्यूल होगा उसके 3 कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन को शो करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसके 3 अलग से कोऑर्डिनेट्स होंगे, और nth मॉलिक्यूल होगा उसके अलग से नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं। लेट्स सपोज नंबर ऑफ पार्टिकल को हम कह देते हैं स्मॉल n है। दूसरी चीज़ फिर आपने यहाँ पर ये डिसाइड करनी है कि डायमेंशंस कितने हैं, कितने डायमेंशन के अंदर कोई भी जो मैकेनिकल सिस्टम है या कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पर बात करें इस एग्जांपल की, तो जिसमें डस्टर मूव कर रहा है, तो 3 यहाँ पर डायमेंशन है, तीनों डायमेंशन में ये मूव कर सकता है, ठीक है, जिसको मैंने लेफ़्ट राइट अप डाउन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का नाम दिया। और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे बात करें मार्कर मूविंग ऑन अ बोर्ड, यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि 2 ही डायमेंशन है जिसके अलॉन्ग ये मूव कर सकता है। तो डायमेंशन आपने डिसाइड करने के कितने हैं। डायमेंशन को लेट्स सपोज हम नाम दे देते हैं d। तो इन दोनों को लेते हुए जब हम जर्नलाइज कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट को शो करते हैं q से, इसकी जो जर्नल नोटेशन है वो q है। q का जो सेट होगा, तो q के अंदर कितने टोटल कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, n इंटू डी। नंबर ऑफ पार्टिकल को नंबर ऑफ डायमेंशन से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द नंबर ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लें, यहाँ पे एक सिंगल पार्टिकल है, तो n की वैल्यू फॉर दैट एग्जांपल, जो पहली एग्जांपल थी उसके अंदर n की वैल्यू 1 है, एक ही पार्टिकल है, और डायमेंशन जिसमें ये मूव कर सकता है, तो सॉरी डायमेंशन की वैल्यू 3 है। तो n इंटू डी जो कि डिसाइड करता है नंबर ऑफ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट 1 इंटू 3, तो 3 कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। इसके कंपैरिजन में अगर दूसरी एग्जांपल ली जाए सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो एक ही है, और डायमेंशन ये थीटा के अलॉन्ग ही है, ठीक है। स्फेरिकल अगर पोलर कोऑर्डिनेट देखे जाए तो एक ही डायमेंशन में ये जो है रोटेट कर सकता है, तो डायमेंशन की तादाद यहाँ पर एक ही है। तो उस रिस्पेक्ट से जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट हैं वो आ जाएंगे 1 इंटू 1 ओनली 1। इसके कंपैरिजन में अगर मार्कर की बात की जाए तो इसमें पार्टिकल एक है, डायमेंशन 2 है, n इंटू 2 दैट वुड बिकम 2।
लेकिन अगर एक यही रूम की एग्जांपल ली जाए, यहाँ पे n नंबर ऑफ गैस एटम्स हैं, ठीक है, गैस मालिक्यूल्स हैं सॉरी, तो उस सूरत में कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ये जो चौथी एग्जांपल है इसकी मैं बात करूँ, सॉरी तीसरी एग्जांपल, इसके कंपैरिजन में सिस्टम ऑफ गैस मालिक्यूल लिया जाए तो उसमें n की तादाद होगी लाइक कैपिटल N है नंबर ऑफ गैस मालिक्यूल्स, और जो ये मूव कर सकते हैं तीनों डायमेंशन में मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर डायमेंशन 3 है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ जाएगी वो 3n होंगे, ठीक है। लेकिन ये जनरली ट्रू नहीं है जो रूल्स लिखे हैं। कैसे ट्रू नहीं है, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। वैसे तो मैंने आपको डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर अप्लाई करके दिखाया है, ये ऑलमोस्ट ट्रू है, लेकिन अगर आप रिजिड बॉडी की एग्जांपल लें, लाइक दिस इज़ अ रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी आई थिंक आपको पता होगा रिजिड बॉडी क्या है। तो रिजिड बॉडी की अगर एग्जांपल लें, इसमें कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए इसकी लोकेशन या इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहला कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट, फिर जी कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये 3 कोऑर्डिनेट तो ये हो गए। लेकिन क्या ये काफ़ी हैं इस रिजिड बॉडी की पोजीशन को शो करने के लिए? इसके साथ इसकी ओरिएंटेशन बताना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो इस वक्त इसकी ओरिएंटेशन ये आपको नज़र आ रही है। अगर ये रोटेट होके यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो डेफिनेटली इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो अगर इसकी पोजीशन चेंज होगी इट मीन्स कि एक्स एक्सिस के साथ जितने एंगल के साथ ये रोटेट कर रहा है वो एंगल मेंशन करना भी ज़रूरी है। सिमिलरली अगर ये आप कह लें कि वाई एक्सिस है या जी एक्सिस है, तो जी एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है, लाइक रोटेट करके यहाँ पे आ जाता है, तो ये एंगल मेंशन करना भी ज़रूरी होगा। तो इट मीन्स के जो वो सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी पोजीशन बता देंगे, ओरिएंटेशन नहीं बताएंगे। हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट उसको कहा था जो मिनिमम नंबर ऑफ डायनामिकल वेरिएबल्स हैं जो सिस्टम की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बताएं। तो इससे आपको सिर्फ पोजीशन तो पता चल जाएगी, लेकिन आप कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते सिस्टम को, ठीक है। कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जिन चीज़ों की भी ज़रूरत है वो आपको डिफाइन करना पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें आपने एक्स वाई एंड जी तो बता दिए, एक्स वाई जी बताने के बाद इसकी ओरिएंटेशन क्या है, ये ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन है, उसके लिए आपको एंगल मेंशन करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बताया था कि ये जो रूल्स मैं बता रहा हूँ इन जनरल ट्रू नहीं है, ठीक है, रफली ये ट्रू है। लेकिन रिजिड बॉडी की जब अभी मैंने बात की है, तो रिजिड बॉडी के लिए अगर 5वीं एग्जाम्पल ले लें, तो इन दी 5th एग्जाम्पल जो रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी का जो केस है उसमें ये आ जाएगा फॉर द रिजिड बॉडी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 6 होंगे। Q1 इज इक्वल टू x, Q2 इज इक्वल टू y एंड Q3 इज इक्वल टू z। सिमिलरली Q4 इज इक्वल टू, अगर x एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको हम नाम दे दे θ1 या अल्फ़ा का नाम दे दे, तो ये अल्फ़ा एंड Q5 विल बी बीटा एंड Q6 विल बी गैमा। तो यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए हैं इस सिस्टम को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए। इन कोऑर्डिनेट्स के बगैर ये सिस्टम कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट की तादाद 6 होगी, ठीक है। अब यही अगर रूल अप्लाई करें जो मैंने बताया है उसके मुताबिक ये 6 नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट की और भी डिफरेंट एग्जांपल्स ली जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिसाइड करने के लिए सिंपल रूल यही है कि आप डिफरेंट जो फिजिकल सिस्टम है वो लेके प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही ये आपको पता चलेगा कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होंगे। और लैग्रांजियन मैकेनिक्स के अंदर सबसे बेसिक चीज़ जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिसाइड करना ही होते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंस्ट्रेंट, या नेक्स्ट जो आइडिया है वो कंस्ट्रेंट्स का आइडिया है। लेट्स सी व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स। ये इसकी स्नैपशॉट ले लें, अगर स्नैपशॉट ले लिया इसका।
नो नो नो, अभी मैं बात करने लगूँ उस पर। जी, तो अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सॉरी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से पहले मैं कंस्ट्रेंट्स आपको बताऊं, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का आइडिया आपको समझ आएगा। लेट्स सी व्हाट आर कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या हैं, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, कंस्ट्रेंट्स बेसिकली मैथमेटिकल कंडीशंस हैं ऑन द motion of a mechanical system। अप्लाई तो हम फिजिकली करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको लिखेंगे मैथमेटिकली कंस्ट्रेंट्स को। लाइक इसकी अगर एग्जांपल ली जाए, कल मैंने एक एग्जांपल दी थी अबैकस की, ठीक है। अबैकस के अंदर क्या है, जो बीड ऑन वायर है इन अबैकस, इसको हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि वो मूव करेगा ओनली इन वन डायमेंशन या ओनली अलोंग दी वायर। इसके कंपैरिजन में अगर वो बीड आप उस वायर से निकाल लें तो उसको आप यहाँ पे थ्रो करें, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेकिन जब आपने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो मूव करेगा ओनली अलोंग दी वायर, आपने उस पर एक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दी है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या होगी, कंस्ट्रेंट ये होगी कि इट कैन मूव ओनली अलोंग वन डायमेंशन। लेकिन इसमें जो आपको मैं थोड़ा डिफरेंट आइडिया देना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये ना देखें कि ये किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, आपने ये देखना है कि किस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। अब ये मार्कर है, ठीक है। मार्कर की जो मैंने एग्जांपल दी थी, अगर इसको हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं कि ये बोर्ड पे मूव करेगा, तो ये मूव करेगा लेफ्ट एंड राइट, और इसी तरह ये मूव करेगा अप एंड डाउन। ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, सिर्फ एक डायरेक्शन ऐसी है जिसमें मूव नहीं कर सकता। तो इसी तरह से यहाँ पर जब मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये बीड मूव करेगा सिर्फ अलोंग अ वायर, तो इट मीन्स ना तो ये लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकता है और ना ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर सकता है। तो यहाँ पे कितनी कंस्ट्रेंट लगी है, एक या दो? दो कंस्ट्रेंट्स लगी हैं, ठीक है। दो कंस्ट्रेंट्स कौन सी लगी हैं कि ना ये मूव कर सकता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और ना ये मूव कर सकता है लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे अगर कंस्ट्रेंट को आप लेट्स सपोज के से शो कर दें, तो इसके लिए नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आ गई 2। इसके कंपैरिजन में अगर बात करें फ्री पार्टिकल की, अ फ्री पार्टिकल, फ्री पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हमने ये नहीं देखना, हमने ये देखना है कि किस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। फ्री पार्टिकल इज फ्री टू मूव एनीवेयर, वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो फ्री पार्टिकल पे जो कंस्ट्रेंट की तादाद है वो कितनी बन जाएगी, 0। देयर आर नो कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से अगर एग्जांपल आप ले लें इसकी सिंपल पेंडुलम की, तो सिंपल पेंडुलम के अंदर कंस्ट्रेंट्स देखते हैं कौन कौन सी हैं। सिंपल पेंडुलम के केस में कुछ अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं, इस तरह से है सिंपल पेंडुलम। तो इसको इस सपोर्ट के साथ हमने हैंग किया हुआ है और यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया है। तो इट मीन्स कि ये अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता, ठीक है।
और इसी तरह से ये मूव नहीं कर सकता फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसकी जो फ्री मोशन थी उसमें हमने दो कंडीशंस लगा दी हैं, ना तो ये अप एंड डाउन मूव करेगा और ना ये मूव करेगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। नहीं, फोर्थ डायमेंशन नहीं। जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स या लग्रांजियन मैकेनिक्स है, ठीक है, उसके अंदर हम सिर्फ बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या, तो दैट्स वाई इसके अंदर जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी कितनी आ गई, 2। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, लाइक ये बोर्ड ही है, वाइट बोर्ड, इसको अगर हम कंसीडर कर लें कि ये एक सिंगल पार्टिकल है, लाइक ना ये मूव कर सकता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और ना ये मूव कर सकता है अप एंड डाउन। सर लेकिन जब सिंपल पार्टिकल मूव करता है तो वो लेफ्ट राइट तो हो रहा है, लेकिन वो ऊपर को भी तो जाता है। अगर हम बात करें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर इसका जो रेडियस है सेंट्रल पॉइंट से फिक्स है, ठीक है। एक कंस्ट्रेंट ये होगी कि ये अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी कंस्ट्रेंट कहाँ पे आ गई, 5 पे, तो ये मूव नहीं कर सकता फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह से, तो ये मूव करेगा सिर्फ एक एंगल थीटा, ठीक है। तो एक इसके ऊपर 2 कंस्ट्रेंट्स आ गई, तो उसके बाद एक ही कोऑर्डिनेट बच जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं इसकी तरफ नहीं आ रहा कि कितने कोऑर्डिनेट्स बच जाएंगे, कंस्ट्रेंट के अंदर सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली कंस्ट्रेंट। तो इसी तरह से मैं एग्जांपल आपको बता रहा था कि अगर वाइट बोर्ड की बात की जाए, वाइट बोर्ड को आप एज अ सिंगल पार्टिकल ले लें, तो क्या वाइट बोर्ड को मैं लेफ़्ट राइट मूव करवा सकता हूँ, फॉरवर्ड बैकवर्ड अप एंड डाउन? इस वाइट बोर्ड को मैं कहीं भी मूव नहीं करवा सकता, ठीक है। तो इस पे जो कंस्ट्रेंट्स की तादाद है वो कितनी आ जाएगी, कंस्ट्रेंट्स, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स 3। यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट्स की तादाद है वो हो जाएगी 3, ना ये लेफ्ट राइट मूव कर सकता है, ना फॉरवर्ड बैकवर्ड, ना अप एंड डाउन मूव कर सकता है, तो कंस्ट्रेंट्स की तादाद 3 आ जाएगी, ठीक है। तो अब कंस्ट्रेंट्स नहीं, मैकेनिकल सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है ना, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेसिफिकेशन, जैसे मैं अपनी स्पेसिफिकेशन बताऊँ, मैं सिर्फ ऑन द फ्लोर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मैं जो है स्पेस के अंदर मूव नहीं कर सकता, तो ये मेरी स्पेसिफिकेशन है इस मैकेनिकल सिस्टम की, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें कंस्ट्रेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से आप और भी डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बीड की ही इवन एग्जांपल दी है, ये सॉरी अबैकस की, ठीक है। तो अबैकस आप कोई ऐसा नहीं बनाएंगे जिसमें जो बीड है वो फ्रीली मूव करे, ठीक है। अबैकस के अंदर ये फिक्स है कि वायर के लॉन्ग ही मूव करना उसने। तो ये मैकेनिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट या स्पेसिफिकेशन है। जी, मैं टाइप्स की तरफ अभी आ रहा हूँ, टाइप्स की तरफ अभी आ रहा हूँ। तो इसके अलावा और डिफरेंट एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। हाँ, इसमें फिर एक एक्सेप्शन है। अभी जो मैंने आपको आइडिया दिया है, ये एक जर्नल सा रूल बनाने की कोशिश की है, लेकिन पहले मैं बता चुका हूँ जर्नलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर कि कोई जर्नल रूल नहीं है इसका, ठीक है। तो इसके अंदर स्पेसिफिकेशन क्या है, अगेन रिजिड बॉडी की ही बात करते हैं। रिजिड बॉडी की मैंने एग्जांपल दी थी कि उसके लिए 6 जर्नलाइज कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे उसको स्पेसिफाई करने के लिए। 6 कैसे था कि फॉर एग्जांपल ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। तो इसके अंदर एक्स वाई एंड जी, और फिर इसकी ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई करने के लिए एंगल भी हमें बताना पड़ेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ वाई और जी के साथ कौन से एंगल्स हैं। उसमें से कोई एक फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि एक्स इसका फिक्स हो गया, ये अगर एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या ये वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है या जी एक्सिस के लॉन्ग मूव कर सकता है? ये क्योंकि रिजिड बॉडी है, जिसके अंदर रिजिड बॉडी में आपको पता है कि एक रेफरेंस पॉइंट से बाकी तमाम पार्टिकल का डिस्टेंस एक जैसा है। अगर ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव नहीं कर सकता तो डेफिनेटली ये अलॉन्ग वाई एक्सिस या अलॉन्ग जी एक्सिस भी मूव नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर इसको हम मूव करवाते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस तो रिजिड बॉडी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो भी चेंज होंगे, ठीक है।
और इसी तरह से अगर हम इसको मूव करवाते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस या अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी चेंज होंगे। तो इन तीनों में से जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है, कोई एक भी फिक्स कर दिया जाए, कोई एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए, तो इसके अंदर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स 3 होंगी। एक्स ओनली एक कंस्ट्रेंट लगाने से इसके ऊपर 3 कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो जाएंगी। और इसी तरह से अगर आप इसकी ओरिएंटेशन जो एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशन है, वो फिक्स कर देते हैं, वो फिक्स करने से भी मज़ीद 3 इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई हो जाएंगी। तो अभी जो मैंने एक रूल डेवलप करने की कोशिश की है, ये रिजिड बॉडी पे एप्लीकेबल नहीं होगा जी। तो कंस्ट्रेंट्स की अब जो टाइप्स हैं उसकी तरफ आते हैं। कंस्ट्रेंट्स की 2 टाइप्स हैं, ठीक है, जो मेजर टाइप्स हैं। एक उसमें से फॉर एग्जांपल ये रिजिड बॉडी है, ये हम ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो जब आपने इस रिजिड बॉडी को मूव करवाना है, फॉर एग्जांपल इसको आपने मूव करवाना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, सॉरी अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करवाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर देखें रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से, ठीक है, जब आप मूव करवाएंगे पहले एक्स कोऑर्डिनेट इसका लेंथ ये बन रही है, ठीक है। तो जब आपने रिजिड बॉडी को मूव करवाया, रिजिड बॉडी को एज ए होल मूव करवाएंगे, ठीक है, तो एज ए रियली सॉरी ये ऐसा नहीं होगा। रिजिड बॉडी के अंदर जो एक कोऑर्डिनेट है वो दूसरे के साथ इस तरह से लिंक नहीं है। जब आप सिर्फ एक एक्सिस के लॉन्ग मूव करवाएंगे तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर आप नॉन रिजिड बॉडी की एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे मास स्प्रिंग सिस्टम है, ठीक है, मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं तो दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो भी चेंज होगा, ठीक है। तो रिजिड बॉडी के केस में सिर्फ आप जब एक एक्सिस के लॉन्ग मूव करते हैं तो एक ही कंस्ट्रेंट इस पे अप्लाई होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर करेक्शन। मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर क्या है, जैसे ये सिंपल पेंडुलम की बात कर लें, सिंपल पेंडुलम में आप स्ट्रिंग की जगह लगा दें स्प्रिंग, कौन सा, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है। जब आप इसको रोटेट करवा रहे हैं तो इसके अंदर ड्यू टू इलास्टिसिटी क्या होगा कि जो लेंथ है या रेडियस है वो अब फिक्स नहीं रहेगा। लेकिन सर हम तो देखते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम में के पेयों से जो उसकी सरफेस है उसके ऊपर मूव करता है, वो किसी भी टेबल पे या प्लेन पे, तो हम उसे स्ट्रेच करते हैं, तो जब हम उसे छोड़ते हैं तो एक ही एक्सिस पे मूव करता है। आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या कोई भी वन डायमेंशनल मास स्प्रिंग सिस्टम ले लें, ठीक है, उसके अंदर जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये मास स्प्रिंग सिस्टम लें जिसके अंदर सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि एक कोऑर्डिनेट चेंज करने से दूसरा भी चेंज होगा, ठीक है। तो मैं इसकी पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ जी। तो टाइप्स की तरफ आते हैं, जो कंस्ट्रेंट की टाइप्स हैं। इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं कंस्ट्रेंट की। पहली जो टाइप है वो है होलोनोमिक। लेट्स सी व्हाट आर होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। तो अगर मैं इसको इन शॉर्ट कहूँ, ये वेलोसिटी डिपेंडेंट कंस्ट्रेंट्स हैं। कोई भी ऐसी कंस्ट्रेंट जो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी या जिसको आप लिख सकते हैं एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। तो एनी कंस्ट्रेंट विच कैन बी written in the form of position and time, that would be holonomic constraint। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। आप लाइक इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ, अगर पोजीशन है R1 R2 या RI, तो एफ ऑफ R एंड T दैट वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे रिजिड बॉडी की बात की जाए, ठीक है, रिजिड बॉडी के केस में आपके पास
रिजिड बॉडी की पोजीशन को शो किया जा सकता है। अगर दो पार्टिकल लिए जाए आई एंड जे, कोई भी दो पार्टिकल रिजिड बॉडी के अंदर, तो उनकी पोजीशन, एक का पोजीशन वेक्टर किसी भी रेफरेंस पॉइंट से आर आई होगा, दूसरे जो है आपके पास पार्टिकल उसका पोजीशन वेक्टर होगा आर जे, तो आर आई माइनस आर जे, इनकी जो रिलेटिव पोजीशन है इसका अगर स्क्वायर किया जाए दैट वुड बी कांस्टेंट, सम कांस्टेंट सी इसको कह लें या आर कह लें, कांस्टेंट स्क्वायर की इक्वल होगा। ठीक है, ये इनके रिलेटिव पोजीशन जो है वो इनका आपस का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। ठीक है, तो ये होलोनोमिक कंस्ट्रेंट की एक टाइप है। एंड टाइम, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉट नेसेसरली टाइम। हाँ, वो तो देखिए जब हम फंक्शन की बात करते हैं, मसलन मैं कह दूँ एक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर, इसको मैं कह दूँ ये एफ ऑफ एक्स एंड वाई है, तो क्या ये कहना ठीक होगा या गलत होगा? ये ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको कहूँ लाइक ये है ओनली दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस वाई, और अगर मैं ये कहूँ कि ये एफ ऑफ एक्स है तो ये गलत होगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर ये ओनली एक्स स्क्वायर है इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो जो यहाँ पे वेरिएबल ना भी हो एक्सप्रेशन में उसको लिखा जा सकता है इनसाइड दी फंक्शन। तो उसी रिस्पेक्ट से यहाँ पर आपको एज सच नज़र तो नहीं आ रहा कि ये टाइम का फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इसको कहा जा सकता है कि ये पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन है। तो ये होलोनोमिक कंडीशन है। और एक छोटी सी ट्रिक है होलोनोमिक कंस्ट्रेंट के अंदर कि जो भी कंस्ट्रेंट लिखी जाए अगर उसके अंदर इक्वल का साइन है तो वो होगी होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। जैसे मैं कहता हूँ कि ये सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल है, इसकी लेंथ फिक्स है, तो इसकी लेंथ अगर फिक्स है तो ये कौन सी इस पे कंस्ट्रेंट लगाई गई है? ये होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है। उसके कंपैरिजन में अगर ये स्प्रिंग की बात करें, लेकिन स्प्रिंग पे आप कोई ऐसी कंडीशन लगा दें कि ये मैक्सिमम जो है मूव करके यहाँ तक आ सकता है, और सॉरी मिनिमम मूव करके यहाँ तक आ सकता है और मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, और इसके इन बिटवीन भी हो सकता है, तो वो फिर सेकंड टाइप में आ जाएगा जो कि नॉन होलोनोमिक कंडीशन होगी। तो आपके लिए ट्रिक यहाँ पर ये है कि अगर तो इक्वल का साइन आ जाएगा ठीक है किसी भी कंस्ट्रेंट के अंदर, तो वो कंस्ट्रेंट बन जाएगी होलोनोमिक कंस्ट्रेंट, और अगर अनइक्वल का साइन आएगा दैट कंस्ट्रेंट वुड बी नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। इसकी एक और एग्जांपल मैं दे दूं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, अलोंग द सर्कुलर पाथ, जी। तो अगर कोई भी पार्टिकल ऐसा है जो मूव कर रहा है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, सर्कल की अगर एग्जांपल ले लें, तो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करते हुए ये अगर सेंटर है तो इस पे कंडीशन क्या अप्लाई की गई है? इस पे कंडीशन ये अप्लाई की गई है कि ये मूव करेगा एट अ कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर। तो इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखी जा सकती है? मैथमेटिकल इक्वेशन इसके लिए लिखी जा सकती है कि अगर इसके कोऑर्डिनेट x एंड y है देन इट वुड बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये भी कंडीशन होगी होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। तो एक और भी स्पेशल टाइप है, लेकिन पहले मैं नॉन होलोनोमिक कंडीशन, नॉन होलोनोमिक जो कंस्ट्रेंट है उसको डिस्कस कर लूँ। तो फर्स्ट के बाद जो सेकंड टाइप है कंस्ट्रेंट की वो है नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट। तो अब नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट क्या है? एनी कंस्ट्रेंट which cannot be
written या which is not function of velocity, which cannot be written as a function of position and time. That is called non-holonomic constraint. तो इसके ऊपर मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये ऐसी कंस्ट्रेंट होगी जो वेलोसिटी डिपेंडेंट होगी, ठीक है, और ये ऐसी कंस्ट्रेंट होगी जो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट होगी. अब इसकी एग्जांपल क्या है, ये ले लें स्नैपशॉट. जी, जो नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट है इसकी एग्जांपल लिखी जा सकती है लाइक यही सर्कल की अगर एग्जांपल ले लें, लेकिन इसमें अब हम फिक्स नहीं कर रहे कि ये पार्टिकल अलोंग सर्कुलर पाथ ही मूव करेगा, ठीक है, मगर इतना ज़रूर फिक्स कर देते हैं सर्कल की बजाय अगर मैं कह दूं कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, तो स्फीयर के अंदर पार्टिकल मूव कर सकता है बट इन साइड द स्फीयर नॉट आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है. तो अगर ये पार्टिकल ओनली इन साइड द स्फीयर मूव कर सकता है टू एंड फ्रो या कैसे भी इसकी सर्कुलर पाथ के लॉन्ग, बट इन साइड द स्फीयर इसकी मोशन है, ठीक है, तो इसको लाइक इसका रेडियस ए है, ओनली ए. तो यहाँ पर कंडीशन ये लिखी जाएगी स्फीयर, पहले एग्जांपल इसकी, ठीक है. तो इस कंडीशन को लिखा जा सकता है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दैट वुड बी इक्वल टू आर लेस देन ए स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पर जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी कि इस कंस्ट्रेंट के अंदर अगर इक्वल का साइन आता है तो वो होगी होलोनोमिक कंस्ट्रेंट. फिजिकली तो हमने देखना ही है, लेकिन मैथमेटिकल ये ट्रिक है कि अगर इक्वल का साइन आ जाता है होलोनोमिक, यहाँ पर इक्वल का साइन है लेकिन लेस का साइन भी है, ठीक है, तो ये नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट की एग्जांपल है. और इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें गैस मॉलिक्यूल्स की, अगर गैस मॉलिक्यूल्स को आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो एक सिलेंडर या एक वेसल के अंदर ही मूव कर सकते हैं, लाइक इस रूम के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो और अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स देखते हैं ओनली इन साइड द रूम, और अगर ये एक क्यूब है, ठीक है, और हर साइड की जो लेंथ एल है तो ये एल के अंदर ही मूव कर सकता है, इससे बाहर नहीं जा सकता. तो यहाँ पर इसकी जो मूवमेंट है उस पर कंडीशन ये लगी है कि एक्स वाई एंड जी ये जो तीनों हैं, ठीक है, दैट मस्ट बी लेस देन एल, ठीक है. इक्वल होना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो इक्वल उस सेंस में आ सकता है कि अगर तो गैस मॉलिक्यूल्स इन साइड दी वॉल भी हो सकते हैं तो इक्वल भी आ जाएगा, अगर ओनली विद इन दी वॉल होंगे तो फिर लेस आएगा, बट ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी इसको ये लेस देन एल ज़रूर है बट ग्रेटर देन ज़ीरो. तो अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है तो इसको इस कंस्ट्रेंट को नाम दिया जाएगा नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट. फर्दर फिर इसकी टाइप्स है लेकिन वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा. एक स्लेरोनोमिक कंस्ट्रेंट्स है और उसके अंदर हम टाइम डिपेंडेंस देखते हैं कि अगर टाइम डिपेंडेंस नहीं आती तो वो कंस्ट्रेंट बन जाएगी. और फिर चौथी होगी रियोनोमिक होलोनोमिक, ठीक है, होलोनोमिक की ये टाइप है रियोनोमिक, और उसके अंदर अगर टाइम डिपेंडेंस है ओनली टाइम डिपेंडेंस तो वो कंस्ट्रेंट बन जाएगी रियोनोमिक कंस्ट्रेंट. जी, है नहीं क्वेश्चन? ओके, तो अब
कंस्ट्रेंट्स और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का जो आइडिया है ये लेने के बाद मैं आता हूँ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की तरफ, ठीक है। ये 3 बेसिक आइडियाज़ है लैग्रांजियन मैकेनिक्स में। अगर ये आप अगर ये 3 बेसिक आइडियाज समझ लेते हैं तो लैग्रांजियन मैकेनिक्स आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। हॉलोनॉमिक डेफिनेटली, हॉलोनॉमिक की अगर ये कंडीशन जो मैंने लिखी है ये सेटिस्फाई होगी, फिर उसके अंदर हम देखेंगे कि अगर इसके अंदर टाइम डिपेंडेंस है तो वो कंडीशन बनेगी रियोनॉमिक, और अगर टाइम डिपेंडेंस नहीं है, ठीक है, जैसे कि अभी डिस्कशन हुई थी कि इसके अंदर तो टाइम डिपेंडेंस नज़र नहीं आ रही, अगर इसके अंदर टाइम डिपेंडेंस नज़र नहीं आ रही तो ये कंडीशन बन जाएगी स्लेरोनॉमिक, और अगर टाइम डिपेंडेंस आ जाती है तो वो कंडीशन होगी रियोनॉमिक। तो अब जो नेक्स्ट आइडिया है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम आमतौर पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट से ही डिसाइड करते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे जितनी कंस्ट्रेंट्स लग चुकी हैं उन कंस्ट्रेंट्स को अगर हम सबट्रैक्ट कर दें या माइनस कर दें, जो बाकी कोऑर्डिनेट्स बच जाते हैं वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बच जाते हैं। फॉर एग्जांपल, number of minimum independent coordinates in which a mechanical system can move freely, कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, फ्रीली मूव कर सके, तो उसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का नाम देंगे। इसके एग्जांपल्स मैं लेता हूँ। पहली एग्जांपल लाइक सिंपल पेंडुलम, या ये ले लेते हैं अ प्लेन, अ बीड ऑन अबैकस, ये ले लेते हैं ये एग्जांपल। अब अगर एक बीड की इससे हट के एग्जांपल ली जाए, बीड यहाँ पे मैं थ्रो करूँ तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। उसके जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट को मैंने क्यू से शो किया था, क्यू उसके 3 होंगे, एक्स, वाई एंड जी। तो हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिसाइड कर लिया। इसके साथ फिर हमने ये देखना है कि कौन कौन सी इस पे रेस्ट्रिक्शंस या कौन कौन सी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो कंस्ट्रेंट्स को, अब अगर बीड ऑन अबैकस की बात की जाए, बीड ऑन अबैकस पे 2 कंस्ट्रेंट्स लगी हैं। कंस्ट्रेंट डिसाइड करने का मैंने आपको तरीका भी जो बताया है वो ये है, ये नहीं देखना कि किस डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या सिस्टम मूव कर रहा है, ये देखना है किस डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये बीड ऑन अबैकस देखा जाए, ये ना तो मूव कर सकता है लेफ्ट एंड राइट, अगर अबैकस या उसकी वायर यूँ पड़ी हुई है जिस पे बीड मूव कर रहा है, तो ना ये मूव कर सकता है लेफ्ट एंड राइट, और ना मूव कर सकता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो इस पे 2 किस्म की रेस्ट्रिक्शंस हैं। इसके अंदर जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स फॉर एग्जांपल m है, तो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स 2 आ जाएंगी। और इसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी है, पार्टिकल्स को हमने स्मॉल n से शो किया था, तो पार्टिकल्स की तादाद यहाँ पर 1 है। इन दोनों को यूज़ करके सबसे पहले तो मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट की तादाद मालूम कर लेता हूँ। जनरलाइज कोऑर्डिनेट का फार्मूला जो जर्नल फार्मूला नहीं है, रफ फार्मूला, ऑलमोस्ट हर केस पे अप्लाई हो जाता है, ये है Q इंटू n, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है और जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की तादाद है वो 3 है, डायमेंशंस, नॉट जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये मैंने डायमेंशन का नाम दिया था यहाँ पर, ठीक है। जो यहाँ पर डायमेंशंस की तादाद है
वो 3 है, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट 3 आ जाते हैं। अब इसके अंदर जो कंस्ट्रेंट्स लगाई गई हैं, कंस्ट्रेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फार्मूला बनता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला Q माइनस M, या शायद इसको K कहा गया था। होएवर जो कंस्ट्रेंट है वो अगर M है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3 यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है और 2 इस पे कंस्ट्रेंट लगी हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की तादाद ओनली 1 आ जाती है। तो यहाँ पर अबेकस सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ओनली 1 होगी। इसके कंपैरिजन में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगी है? इस पे रिस्ट्रिक्शन अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में देखें, ठीक है, इसका R जो है वो फिक्स कर दिया गया है, लेकिन ये मूव कर सकता है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, तो थीटा इसका चेंज हो सकता है, और यहाँ पर फाई जो है वो भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट्स वाई इसके अंदर जो डायमेंशंस हैं जिनके अलोंग ये मूव कर सकता है, डायमेंशंस यहाँ पर ओनली 3 सॉरी, और रेस्ट्रिक्शंस जो इस पे लगाई गई हैं वो 2 हैं, और Q इज़ इक्वल टू जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो 1 हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल और डायमेंशन को यूज़ करके जो कोऑर्डिनेट्स की यहाँ पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की तादाद है वो पॉसिबल है। अभी मैंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ठीक है, अभी ये नहीं कहा कि इसका रेडियस फिक्स है, तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे वो 3 हैं। लेकिन जब हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, एक रेस्ट्रिक्शन ये लगाई है कि इसका रेडियस फिक्स होगा, दूसरी रेस्ट्रिक्शन ये लगाई है इसके लिए फाई जो है वो फिक्स होगा, तो उस सूरत में जो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो क्या बच जाएंगे? Q माइनस M, 3 माइनस 2, तो यहाँ पे ओनली एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम बचता है जिसके अलोंग ये मूव कर सकता है। इसी तरह और इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स होंगी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, जो कि आप फाइंड कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो मिनिमम वैल्यू है वो ग्रेटर देन R इक्वल टू 0, ठीक है, तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ये जो केसेस आपके सामने मैंने लिए हैं इसमें पॉजिटिव वैल्यू है, 0 भी पॉसिबल है। 0 कब पॉसिबल है? जैसे इस वाइट बोर्ड की एग्जांपल दी थी कि वाइट बोर्ड ना मूव कर सकता है अलोंग लेफ्ट एंड राइट, ना मूव कर सकता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और ना ही मूव कर सकता है अप एंड डाउन। तो ये 3 डायमेंशन था, लेकिन यहाँ पर 3 ऐसी कंस्ट्रेंट्स आ गई हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखी जाए तो 0 होगी। तो मिनिमम इसकी वैल्यू 0 पॉसिबल है और पॉजिटिव पॉसिबल है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। नॉट जनरल, ये मैंने अभी बताया है कि जो रूल मैंने बताए हैं वो रफ रूल्स हैं, ये हर किसी पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन कॉमनली हर केस पे एप्लीकेबल हैं, ठीक है। तो डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट जो है नोटेशंस यूज़ किए गए हैं। मैंने ये यूज़ कर लिए हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जस्ट अ मिनट, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैंने ये लिख दिया है n इंटू डी माइनस m, n यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, d डायमेंशंस हैं, m क्या है? कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। कुछ बुक्स के अंदर इस फार्मूले को लिखा गया है 3n माइनस k, ठीक है। तो वो नोटेशन डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मेन आइडिया यही है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने के लिए आपको कंस्ट्रेंट्स और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स दोनों पता होने चाहिए। जी, क्वेश्चन था यहाँ से कोई?
3 होंगी क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगी, क्योंकि ये मूव नहीं कर पा रहा ना, वाइट बोर्ड आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो दैट्स वाई जो डेफिनेशन लिखी है उस डेफिनेशन के मुताबिक मिनिमम नंबर यहाँ पे कितने फॉर द मैकेनिकल सिस्टम मूव फ्रीली, तो ये फ्रीली मूव कर ही नहीं सकता, ठीक है। दैट्स वाई इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होंगे। और ये मैंने लिख दिया कि मिनिमम इसकी वैल्यू 0 है, अदरवाइज ये पॉजिटिव होगी। जी, एनी अदर क्वेश्चन अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट और कंस्ट्रेंट्स? तो कंस्ट्रेंट्स की कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, उसको मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इसकी आपने डिस्कशन करनी है या इसके बारे में पढ़ना है तो गोल्डस्टाइन ने इस पर काफ़ी डिस्कशन की हुई है जी। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, लाइक ये x एंड y एंड z। अब यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है जिसकी पोजीशन वेक्टर है r, ठीक है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर के 3 कोऑर्डिनेट होंगे x, y एंड z। अब ना तो इसके अंदर x चेंज हो रहा है और ना ही इसके अंदर y चेंज हो रहा है, ना ही इसके अंदर z चेंज हो रहा है। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन देखें उसमें ये बताया था मिनिमम नंबर ऑफ डायनामिकल वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स पॉइंट है, तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई भी ऐसा डायनामिकल वेरिएबल नहीं है जो इसकी मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा। तो दैट्स वाई इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट 3 है, इस पे 3 ही कंस्ट्रेंट्स हैं, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट तो हम कह सकते हैं कि 3 है, लेकिन 3 कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर दिए, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने रह गए, 0। जी, एनी अदर क्वेश्चन? फिर मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आइलर लग्रांज इक्वेशन है। लग्रांज इक्वेशन हमने करना है, हमारा टारगेट लग्रांज इक्वेशन है, लेकिन उससे पहले आइलर लग्रांज इक्वेशन डिराइव करना ज़रूरी है। अगर आइलर लग्रांज इक्वेशन समझ लेते हैं फिर लग्रांज इक्वेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। ये स्नैपशॉट ले ली उसकी, ये स्क्रीन 3 है। जी, तो कैलकुलस ऑफ वेरिएबल्स के अंदर जो हमने यूज़ करना है नेक्स्ट, एक कल डिफ़ाइन किया था फंक्शनल। फंक्शनल डिफ़ाइन किया था कि वो फंक्शन ऑफ फंक्शंस होता है, ठीक है। जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी कि फोर्स है, ड्रैग फोर्स है या रिटार्डिंग फोर्स, वो देखी जाए तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है और वेलोसिटी फर्दर फिर टाइम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो फोर्स जो रिटार्डिंग फोर्स है उसको फंक्शनल कहा जा सकता है। तो अब हम यहाँ पे आइलर लग्रांज इक्वेशन के अंदर आइलर लग्रांज इक्वेशन, सपोज कर लेते हैं कि कोई भी एक फंक्शनल है, लेकिन पर्टिकुलरली लग्रांजियन मैकेनिक्स में उस फंक्शनल को नाम दिया जाएगा एक्शन, या उसको एक्शन फंक्शनल, पूरा नाम इसका एक्शन फंक्शनल दिया जाता है। लेट एस, ठीक है, एस से शो कर दिया जाता है, डिफरेंट बुक्स के अंदर इसके नोटेशन डिफरेंट है, लेकिन एस जो है ये फंक्शन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का, इज अ फंक्शनल। देन ये एक्शन फंक्शनल है, और ये एक्शन फंक्शनल किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्शन फंक्शनल इंटेग्रल एफ ऑफ क्यू एंड क्यू डॉट एंड फर्दर ये x dx, ठीक है। और x वेरी कर रहा है इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक। अब ये फंक्शनल किस चीज़ को शो कर रहा है, ये बेसिकली शो कर रहा है एक कर्व को। फॉर एग्जांपल
ये कोई आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स एंड वाई, ये कोई इनिशियल पॉइंट है और इनिशियल पॉइंट x1 और यहाँ पर ये x2 इसके कोऑर्डिनेट्स, और इसी तरह y1 एंड y2 होगा। तो हमने x1 से x2 या a पॉइंट से b पॉइंट की तरफ मूव करके जाना है। a पॉइंट से b पॉइंट की तरफ मूव करते हुए इसके डिफरेंट पॉसिबल पाथ्स हैं। एक पॉसिबल पाथ ये हो सकता है, एक पॉसिबल पाथ ये है, और एक ये भी पॉसिबल है। हमने यहाँ पे वो पाथ सर्च करना है जो मिनिमम पाथ होगा, जो ऐसा पाथ होगा जिसमें मिनिमम टाइम रिक्वायर होगा। फॉर्मेट प्रिंसिपल जो है बेसिकली उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो मिनिमम पाथ चूज़ करने के लिए हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएबल्स, या हम कोई ऐसी इक्वेशन बनाएंगे कि उस इक्वेशन के अंदर ये कर्व पुट करें और वो मिनिमम पाथ बता दें। ठीक है, ये ऐसा कर्व जो इन सब को डिफाइन कर रहा है। इन सब को कैसे ये डिफाइन कर रहा है? फॉर एग्जांपल ये जो कर्व है इसको y ऑफ x कहा जा सकता है, इस फंक्शन को। और ये जो थोड़ी सी एक वेरिएशन आई है, ये अगर रेड कलर से जो मैंने शो किया ये y ऑफ x है, ठीक है, और ये जो एक वेरिएशन है ये वेरीड पाथ है लाइक। तो वेरीड पाथ को इसके साथ y ऑफ x से कैसे रिलेट कर सकते हैं? इसको यूँ रिलेट किया जा सकता है कि ये कर्व y ऑफ x है और इसके अंदर थोड़ी सी चेंज है, और चेंज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एज अ पैरामीटर अल्फ़ा ईटा ऑफ x। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये सीरीज़ एक्सपेंड करके लिखा जा सकता है। तो अगर इन केस अल्फ़ा 0 होगा, ठीक है, पैरामीटर यहाँ पे 0 होगा, चेंज 0 होगी, तो अगेन आपको यही पाथ मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एक वेरिड पाथ को शो करने के लिए इसके अंदर कोई टर्म ऐड की गई है। तो अब इन दोनों में से कौन सा पाथ मिनिमम पाथ होगा ये हमने बताना है। ठीक है, तो ये जो एक्शन फंक्शनल है, एक्शन फंक्शनल को लेके मैं चलता हूँ और इसके लिए मिनिमम पाथ फाइंड करता हूँ। मिनिमम या मैक्सिमम दोनों चीज़ें जब फाइंड करनी हो इसको एक्सट्रीमम का नाम दिया जाता है। दोनों में से कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो तो आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये पाथ मिनिमम है मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये जो कर्व डिफाइन किया गया है, अब इसके डेरिवेटिव की तरफ आते हैं। जी, जर्नलाइज कोऑर्डिनेट जो है वो विदाउट कंस्ट्रेंट्स है। जब हम किसी भी मैकेनिकल सिस्टम पे कोई कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं, जैसे मैंने बीड की बार बार एग्जांपल दी है कि बीड को आप यहाँ पे थ्रो करें तो वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जी डायरेक्शन में। तो उसके अंदर जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट जो उसके मैकेनिकल सिस्टम या मोशन को डिस्क्राइब करें, वो 3 हैं। और अगर हम उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दें, रेस्ट्रिक्शन कैसी लगा दें? रेस्ट्रिक्शन ऐसी है कि वो ना लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकता है, ना फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर सकता है, तो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट कम हो जाएंगे। ठीक है, कितने कम होंगे? जितने की रेस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स की तादाद है। पहले 3 कोऑर्डिनेट से जर्नलाइज कोऑर्डिनेट, जब उसमें से 2 रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो बाकी कितने जर्नलाइज कोऑर्डिनेट में से रह गए? सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट रह गया। तो जो 1 बाकी बच गया उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम दिया जाएगा। जी, तो अब इस कर्व को इस्तेमाल करते हुए मैं एक कंसीडर कर लेता हूँ कि फंक्शनल है। सपोज अ फंक्शनल, इसको नहीं यूज़ करना, ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि ऐसे जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं क्योंकि आयलर लाग्रांज इक्वेशन डिराइव कर रहा हूँ, इसलिए मैं एक जर्नल फंक्शनल लूँगा। ये पर्टिकुलर फंक्शन है जिसको एक्शन फंक्शनल का नाम दिया जाता है, जो सिर्फ मैकेनिक्स में यूज़ होगा। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं एक जर्नल फंक्शनल यूज़ करता हूँ। लेट अ फंक्शनल j of x which represents that curve, a curve y of x, so that इसको कैसे लिखा जा सकता है? इस फंक्शनल को इसको लिखा जा सकता है j
एज अ फंक्शन ऑफ वाई ऑफ एक्स, और ये इंटेग्रल x1 टू x2 है, और ये होगा f ऑफ y प्राइम एंड x एंड dx। ये इस तरह से एक फंक्शनल होगा। अब यहाँ पे एक सेमी कॉलन यूज़ हुआ है, यहाँ पे कोमा यूज़ हुआ है। ये सेमी कॉलन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेमी कॉलन ये शो कर रहा है कि ये जो पहले दो वेरिएबल्स हैं ये फंक्शन है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसके कंपैरिजन में सेमीकोलन के बाद जो वेरिएबल लिखा हुआ है ये इंडिपेंडेंट है। इनमें से अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को आप थोड़ा सा वेरी करते हैं तो उसके साथ ना सिर्फ ये y और y प्राइम वेरी करेगा बल्कि पूरा फंक्शनल भी वेरी करेगा। ठीक है, तो ये सेमीकोलन यहाँ पे इस चीज़ को शो कर रहा है। जी, तो जैसे मैंने बताया कि हमने मिनिमम पाथ सर्च करना है। मिनिमम पाथ सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ x, सिंस जो y प्राइम है, y प्राइम यहाँ पर क्या चीज़ है, y प्राइम बेसिकली डेरिवेटिव है y का, dy बाय dx, ये y प्राइम है। अब जो मैंने ये एक वेरीड पाथ लिखा है, ठीक है, ये जो ओरिजिनल पाथ है लाइक y ऑफ x है, अगर इसके अंदर एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवाते हैं फॉर अ पैरामीटर अल्फा, जो कि इस पाथ को वेरी कर सकता है, y क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y ऑफ x एंड अल्फा। ठीक है, और अगर आप इसको सीरीज के थ्रू एक्सपेंड करें, दिस बिकम्स y ऑफ x एंड 0 प्लस अल्फा एंड पार्शल y बाय पार्शल x। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब ये जो पार्शल y बाय पार्शल x है ये टोटल डेरिवेटिव है। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखें, ये टोटल डेरिवेटिव, ये पार्शल। तो इस पार्शल डेरिवेटिव को मैं लेट्स सपोज ईटा का नाम दे देता हूँ। तो अगर इसको ईटा का नाम दिया जाए, ये बन जाएगा y ऑफ x एंड 0 प्लस अल्फा ईटा, लेकिन ईटा एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये जो वेरीड पाथ है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये बन जाएगा। ठीक है, इन केस अल्फा की वैल्यू 0 है तो अल्फा की वैल्यू 0 करने पे अगेन आपको वही पाथ मिल जाएगा y ऑफ x। अब यूँ करते हैं कि इसका डेरिवेटिव लेके देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव लेके ये बन जाएगा, नाउ जो y है इसका डेरिवेटिव अगर लें आप विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल बाय पार्शियल x ऑफ व्हाट, y ऑफ x एंड अल्फा। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये आएगा पार्शियल y बाय पार्शियल x प्लस अल्फा एंड पार्शियल ईटा बाय पार्शियल x। तो अब इसके अंदर ये जो टर्म है ये है फंक्शन x एंड 0। तो ये वाला पाथ है, इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। इसके अंदर अगर कोई वेरिएशन नहीं है तो ये टर्म बन जाएगी 0। तो ये रह जाएगा पार्शियल y ऑफ x एंड अल्फा बाय पार्शियल x इज इक्वल टू अल्फा पार्शियल ईटा बाय पार्शियल x। तो लेट्स सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये जो एक्सपेंड की ये लेटर ऑन यूज़ करनी है, और जो अभी इक्वेशन बनी है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। और आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं y प्राइम। जी, तो अब यही काम हमने करना है इस फंक्शनल के साथ, जो एक पाथ के साथ किया है। अब जर्नल जो फंक्शनल है जो y और y प्राइम और फर्दर x पे डिपेंड कर रहा है उसके साथ भी यही काम करते हैं, यानी कि उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x जैसे कि यहाँ पर किया है। ठीक है, और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। नाउ फॉर पैरामीटर अल्फा,
ये क्या बन जाएगा, पैरामीटर अल्फा के केस में ये बन जाएगा फॉर पैरामीटर अल्फा द फंक्शन जे बिकम्स, जे का अगर डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू आप अल्फा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर अब ये जो y है ये सिंपल y नहीं है, y के यहाँ पर मीनिंग है y ऑफ x एंड अल्फा, ठीक है। जब हमने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस करवा दिया है, इसी तरह y प्राइम भी फंक्शन है अब x एंड अल्फा का। तो अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए पार्शल j बाय पार्शल x, तो पार्शल j बाय पार्शल x जो पार्शल j बाय पार्शल अल्फा, ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो पार्शल j बाय पार्शल अल्फा फिलहाल मैं लिख लेता हूँ पार्शल बाय पार्शल अल्फा ऑफ इंटेग्रल x1 टू x2 f ऑफ y ऑफ x एंड अल्फा एंड y प्राइम ऑफ x एंड अल्फा एंड एज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको चेन रूल के मुताबिक एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक y और y प्राइम, तो y के रिस्पेक्ट से भी ये एक्सपेंड होगा और y प्राइम के रिस्पेक्ट से भी ये एक्सपेंड होगा। अगर इसको एक्सपेंड किया जाए बनेगा इंटेग्रल। अच्छा, एक और चीज़ कि ये जो x1 और x2 हैं ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और x वेरिएबल पॉइंट है। अगर ये x1 और x2 फिक्स पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो ये इंटेग्रल अल्फा को जो है इंटरप्ट नहीं करेगा। अल्फा अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करना चाहते हैं f ऑफ y एंड y प्राइम पे, ठीक है, तो उसमें ये x1 और x2 या dx रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो आप इजीली ये डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये डेरिवेटिव अप्लाई किया जाए ये बन जाएगा पार्शल f बाय पार्शल y एंड पार्शल y बाय पार्शल अल्फा प्लस पार्शल f बाय पार्शल y प्राइम एंड पार्शल y प्राइम बाय पार्शल अल्फा इनटू dx पार्शल j बाय पार्शल अल्फा। टारगेट यही है हमारा, हमने फंक्शनल देखना है कि अगर अल्फा इंट्रोड्यूस करवाएं उसमें कोई चेंज आ रही है या नहीं आ रही। एंड रिजल्ट अगर ये पार्शल j बाय पार्शल अल्फा को ज़ीरो रखेंगे तो इट मीन्स के इसके अंदर हमने जो पाथ फाइंड किया वो मिनिमम पाथ फाइंड किया है। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है इस इक्वेशन के अंदर, पार्शल f बाय पार्शल y बाय पार्शल अल्फा। अगर ये पता चल जाता है तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सिमिलरली अगर पार्शल y प्राइम बाय पार्शल अल्फा पता चल जाता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जी ये स्नैपशॉट ले लें। ये स्लाइड नंबर 4 है अभी जो ख़त्म हुई है। तो स्लाइड नंबर 5 शुरू करते हैं। जी तो अब इस इक्वेशन के बाद देखते हैं कि इस जे को y को एक तो अल्फा के रिस्पेक्ट से और दूसरा y प्राइम को अल्फा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। अब y की वैल्यू कहाँ पे है? y की वैल्यू है इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। तो यूँ समझ लें कि इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से अगर इसको डिफरेंशिएट करें देन इट बिकम्स पार्शल y बाय पार्शल अल्फा दैट इज इक्वल टू पार्शल y ऑफ x एंड 0 बाय पार्शल अल्फा प्लस यहाँ पर ये अप्लाई होगा तो अल्फा 1 और ईटा इंटू एक्स। तो अगेन यहाँ पर अगर देखें ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू तो वेरी नहीं कर रही। अगर इसकी वैल्यू वेरी नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू अल्फा तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अगर ये 0 बन जाता है देन पार्शल y बाय पार्शल अल्फा विल बी इक्वल टू ओनली ईटा और ईटा ऑफ
x। तो लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 4। तो ये एक वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, ये वाली। अब दूसरी रहेगी y प्राइम। y प्राइम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर है। इट मीन्स कि इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। Now differentiating equation number 2 means from equation 2। तो इक्वेशन 2 से अगर आप डिफरेंशिएट करें, इट बिकम्स पार्शियल y प्राइम बाय पार्शियल अल्फा, दैट इज इक्वल टू, इस पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फा, ठीक है, 1 एंड पार्शियल ईटा बाय पार्शियल x ओनली, तो आर पार्शियल ईटा बाय पार्शियल x। तो लेट्स से इक्वेशन नंबर 5, तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 में, पुटिंग इक्वेशन 4 and 5 in equation 3, so that we have partial j by partial alpha equals to integral under the limits from x1 to x2, and it becomes partial f by partial y, और इसकी जगह आ जाएगा ओनली ईटा, ईटा ऑफ x प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम, और इसकी जगह आ जाएगा दिस वन पार्शियल ईटा बाय पार्शियल x इंटू डी एक्स। ईटा हमने अपने पास से इंट्रोड्यूस करवाया है यहाँ पे, अभी भी हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो एक और अटैम्प्ट करते हैं। अटैम्प्ट ये है कि हम इस इंटेग्रल को सेकेंड टर्म पे अप्लाई करते हैं, ओनली सेकेंड टर्म पे। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग ओनली सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो ये इंटीग्रेट होगी बाय पार्ट्स। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटेबल है इंटेग्रल, तो इसको अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो पहले जो टर्म है उस पर हम अप्लाई नहीं कर रहे, सेकंड टर्म पे अप्लाई कर रहे हैं। इसकी रीज़न है कि ये भी है कि जब इंटीग्रेट करके रिजल्ट सामने आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगी, या इसको एज ए इंटीग्रेंड ही लेंगे, ठीक है। हाउएवर अब अगर इसको इंटीग्रेट किया जाए x1 x2 ओनली पार्शियल f बाय पार्शियल y इनटू पार्शियल ईटा बाय पार्शियल x dx, ठीक है। तो इस पे बाय पार्ट्स अगर अप्लाई करते हैं, बाय पार्ट्स से अप्लाई करने से ये बन जाएगा पार्शियल f बाय पार्शियल y, और इंटेग्रल ऑफ द सेकंड टर्म, अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ओनली ईटा आएगा, और बट अंडर द लिमिट्स फ्रॉम x1 टू x2 माइनस इंटेग्रल, और ये d बाय डी एक्स ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y, एंड ये ऐसा सच आएगा पार्शियल ईटा बाय पार्शियल x dx। फर्दर ये अगर देखें तो ये जो ईटा है, ठीक है, ईटा एट इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ये ज़ीरो है, इनको हमने फिक्स किया हुआ है, ठीक है। कंटिन्यूटी अगर कंडीशन यूज़ की जाए तो ईटा की वैल्यू जो x1 पे होगी और x2 पे होगी, ये दोनों इक्वल होंगी और ज़ीरो होंगी। अगर इसको इक्वल होंगी कंटिन्यूटी इक्वेशन के मुताबिक, अगर इनको हम इक्वल पुट कर दें और लिमिट्स पुट करें तो ये अल्टीमेटली टर्म ज़ीरो बन जाएगी, ये ज़ीरो होगी। तो बाकी जो रिज़ल्ट बच जाएगा वो होगा, लेफ्ट साइड यही है, इंटेग्रल x1 टू x2 एंड पार्शियल f बाय पार्शियल y इंटू पार्शियल ईटा बाय पार्शियल x dx, और ये इक्वल आ जाएगा ओनली माइनस इंटेग्रल x1 टू x2 एंड d बाय डी एक्स ऑफ
पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई एंड ये जो यहाँ पे यहाँ पर हमने असल में इसको वो इंटीग्रेट नहीं किया। जब पार्शियल इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो पार्शियल इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर भी एक इंटेग्रल आना था, ठीक है। तो जब यहाँ पर भी इंटेग्रल आएगा तो ये ओनली ईटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली ईटा, लेकिन डी एक्स डिफरेंशियल एज सच आएगा। अब ये वैल्यू वापस पुट करते हैं इक्वेशन 6 के अंदर। तो पुटिंग इन 6 so that we have partial j by partial alpha equals to integral x1 to x2 and partial f by partial y eta। ये फंक्शनैलिटी मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, इंटेग्रल तो मैंने कॉमन लिख लिया ना, और इसका जो रिज़ल्ट है ये है माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई एंड ईटा, और डिफरेंशियल है डी एक्स, ठीक है। अब हमने जितना पॉसिबल था इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, सिंप्लीफाई कर लिया है, लेकिन ईटा फर्दर कॉमन ले लेते। जो मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी कि ईटा को हम यहाँ से एलिमिनेट करना चाहते हैं, ईटा को अभी तक हम एलिमिनेट नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये आ गया पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई माइनस डी बाय डी एक्स इंटू पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई एंड डी एक्स। हमारा इस इक्वेशन में जब शुरू की थी मैंने बताया था कि बुनियादी मकसद क्या है, मिनिमम पाथ फाइंड करना। तो मिनिमम पाथ फाइंड करने का मतलब ये है कि जो फंक्शनल है, फंक्शनल के अंदर जो हमने पर्टर्बेशन या एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की है थ्रू अल्फा पैरामीटर, अगर उसके रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव 0 हो तो मिनिमम पाथ फाइंड हो सकता है, ठीक है। तो फॉर मिनिमम पाथ कौन सा, नहीं, इसका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, जो पैरामीटर डिफाइन किया है, उस डेरिवेटिव को 0 रखेंगे तो मिनिमम पाथ होगा। फॉर मिनिमम पाथ वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे इसको कह रहे हैं आप, तो ये ओनली ईटा है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ फंक्शनल की, जे को हमने मिनिमम करना है। फॉर मिनिमम पाथ पुट पार्शियल जे बाय पार्शियल अल्फा इक्वल टू 0 फ्रॉम x1 टू x2। तो इसको अगर आप 0 पुट करते हैं, इन दैट केस ये इक्वेशन क्या बन जाएगी ये देखते हैं। देन ये स्नैपशॉट ले लें, ये है स्लाइड नंबर 5। ओके, तो बस ये अब लास्ट स्टेप है इसका कि अगर उसको 0 पुट कर देते हैं, देन 0 इज इक्वल टू इंटेग्रल x1 टू x2 एंड ईटा पार्शियल f बाय पार्शियल y माइनस d बाय dx पार्शियल f बाय पार्शियल y dx। तो इट मीन्स के इंटेग्रल कब 0 होगा, जब ये इंटीग्रैंड 0 होगा, ठीक है। ये इंटेग्रल उसी वक्त 0 पॉसिबल है। सो दिस इंप्लाइज दैट पार्शियल f बाय पार्शियल y माइनस d बाय dx पार्शियल f बाय पार्शियल y दैट इज इक्वल टू 0। और ऑन दी अदर वे इसको लिखा जा सकता है d बाय dx ऑफ पार्शियल f बाय पार्शियल y माइनस पार्शियल f बाय पार्शियल y इक्वल्स टू 0। दिस इज कॉल्ड आयलर लग्रांज इक्वेशन। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन है, कौन सा फंक्शन जो शो कर रहा है किसी कर्व को, उसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करने में अगर इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है या इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करें तो हम मिनिमम पाथ फाइंड
कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को फर्दर अप्लाई, इसको बेसिकली ये आयलर इक्वेशन है, ठीक है। इसको आयलर लाग्रांज इक्वेशन इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जब हम इसको अप्लाई करेंगे मैकेनिकल सिस्टम में, मैकेनिकल सिस्टम में कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इस फंक्शन को रिप्लेस कर देंगे किसी ऐसे फंक्शन से जो पूरे सिस्टम को फिजिकली डिस्क्राइब कर रहा है। अब कौन सा ऐसा फंक्शन हो सकता है जो पूरे सिस्टम को फिजिकली डिस्क्राइब करता है, वो होता है लाग्रांजियन। तो अगर इसको लाग्रांजियन से रिप्लेस करें, लाग्रांजियन से रिप्लेस करके यही इक्वेशन बन जाती है डी बाय डी एक्स की बजाय, अब अगर जर्नलाइज कोऑर्डिनेट की बात की जाए क्यू की, तो डी बाय डी क्यू ऑफ पार्शल एल बाय पार्शल क्यू डॉट माइनस पार्शल एफ बाय पार्शल क्यू डॉट इक्वल टू 0, या एक्स की बजाय यहाँ पर टी भी ले लेते हैं, ठीक है, टाइम, क्योंकि जो लाग्रांजियन है, लाग्रांजियन डिपेंड करेगा, लाग्रांजियन इज अ फंक्शन ऑफ क्यू एंड क्यू डॉट, और फर्दर ये दोनों जो फंक्शनल हैं ये टी टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सेमीकोलन के बाद जो वेरिएबल है वो टी है, यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें सेमीकोलन के बाद जो वेरिएबल है वो एक्स था, तो एक्स को टी से रिप्लेस कर दिया गया, और जो है वाई, ठीक है, वाई की जगह यहाँ पे क्यू डॉट है, तो वाई को क्यू डॉट से रिप्लेस कर दे, यू विल गेट दी आयलर लाग्रांज या ओनली लाग्रांज इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू डिराइव द आयलर लाग्रांज इक्वेशन। डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स को रिप्लेस करेंगे टी से, दोनों का कंपैरिजन करें जरा। यहाँ पे जो हमने सपोज किया है वो है एफ ऑफ वाई, वाई प्राइम, और फर्दर ये किसके फंक्शन है, एक्स के। अभी जो लाग्रांजियन मैंने सपोज किया है, लाग्रांजियन किसका फंक्शन है, क्यू जर्नलाइज फंक्शन कोऑर्डिनेट क्यू डॉट, और ये दोनों क्यू और क्यू डॉट किस पे डिपेंड कर रहे हैं, टी पे, ठीक है। अब कोरिस्पोंडेंस चेक करें, या रिप्लेस हमने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है टी के साथ, और वाई को किससे रिप्लेस करना है, क्यू के साथ, ठीक है। तो हाँ यस, हाँ यहाँ पर भी लाग्रांजियन आ जाएगा, ओके ओके ओके, इट्स ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये वन ऑफ द मेथड है टू डिराइव द लाग्रांज इक्वेशन, लेकिन इसके दो और भी मेथड हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, ये बेसिकली डेरिवेशन नहीं है लाग्रांज इक्वेशन की। इसके दो मेथड और कौन से हैं, एक मेथड होगा डी लंबर्ट्स प्रिंसिपल को यूज़ करके, ठीक है, लेकिन डी लंबर्ट प्रिंसिपल से पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ये x को हमने रिप्लेस कर दिया t से, ठीक है, ओके, और जो y है, y को, हाँ ये जो लाग्रांजियन है, ठीक है, लाग्रांजियन q पे और q डॉट पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये तो जर्नल इक्वेशन एक डिराइव कर ली, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायमेंशनली भी बैलेंस करना है, डायमेंशनली अगर बैलेंस करें, ठीक है, ये क्योंकि जो y और y प्राइम बोथ आर फंक्शन ऑफ द x, सिमिलरली q एंड q डॉट बोथ आर फंक्शन ऑफ द टाइम, ठीक है, तो डायमेंशनली बैलेंस करें तो q डॉट ही आएगा, ठीक है। जी मैं जो बात कर रहा था, एक मिनिमम पाथ की जब मैंने बात की है, एक कर्व की बात की है, तो मिनिमम पाथ अगर प्लेन पे देखा जाए, जो फ्लैट प्लेन है लाइक दिस वन, फ्लैट प्लेन पे तो एक मिनिमम पाथ होता है सिंपल लाइन, लेकिन अगर कर्व पाथ की बात की जाए, कर्व सरफेस है कोई, तो कर्व सरफेस पे ये एक लाइन नहीं होगी, बल्कि जो मिनिमम पाथ है वो बन जाता है। मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व की इसी के थ्रू,
आयलर लाग्रांज इक्वेशन के थ्रू। तो अगर तो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस पे दो पॉइंट्स के दरमियान जो मिनिमम पाथ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, और ये लाइन लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ये है। और अगर आप लाइन एलिमेंट ले लें तो ये चेंज होके बन जाएगा डी एल इज इक्वल टू एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, या फिर इसको और डिफरेंट फॉर्म में वन प्लस ये बन जाता है वाई प्राइम स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। ये लाइन इंटेग्रल है, लाइन एलिमेंट है सॉरी। लेकिन अगर कर्व सरफेस की बात की जाए, ठीक है, जैसे रिलेटिविटी के अंदर हम देखते हैं, बेसिकली ये रिलेटिविटी के अंदर भी यूज़ होता है। रिलेटिविटी में हम ये समझते हैं कि जो स्पेस एंड टाइम है वो कर्व है। स्पेस एंड टाइम अगर कर्व है तो लाइट ने मूव करके आना है इन दी स्पेस एंड टाइम, और उसके अंदर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो फिर आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो सिंपल एक लाइन का फार्मूला है। वहाँ पे आपको जियोडेसिक फाइंड करना पड़ेगा जो मिनिमम पाथ होगा बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन दी कर्व सरफेस। तो बताने का मकसद ये है कि ये जो इक्वेशन है ये ना सिर्फ आप फ्लैट सरफेस पे अप्लाई कर सकते हैं बल्कि जियोडेसिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जियोडेसिक अगर आपने फाइंड करना यानी कर्व सरफेस में मिनिमम पाथ फाइंड करना तो उसके लिए इक्वली ये इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। तो टाइम डायमेंशन ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम के अंदर हम देखते हैं, उसके अंदर भी यही मिनिमम टाइम ही फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन मिन्कोस्की स्पेस की बात नहीं करेंगे। जब मिन्कोस्की स्पेस की बात करेंगे फिर हम 4 डायमेंशन में आएंगे। मैं कार्टियन स्पेस की बात कर रहा हूँ। कार्टियन स्पेस में यही 3 ही कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई एंड जी। तो लेकिन टाइम वहाँ पे एज अ डायनामिकल वेरिएबल ज़रूर आएगा, लेकिन एज अ डायमेंशन नहीं आएगा। स्पेस एंड टाइम के अंदर बिल्कुल 4 जो है डायमेंशंस आ जाएंगे। सिलेंडर की बात कर लें, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। आपने इन 2 पॉइंट्स के दरमियान एक मिनिमम पाथ फाइंड करना है, ठीक है। तो एक ये पॉसिबल पाथ है, एक ये पॉसिबल पाथ है, एक ये पॉसिबल पाथ है। अब ये वाला जो पाथ है इसको स्ट्रेट लाइन तो नहीं कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ जियोडेसिक, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। स्पेस एंड टाइम में इसकी एप्लीकेशन ज़रूर है, ठीक है, लेकिन आप ये रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ स्पेस एंड टाइम के अंदर ही एप्लीकेबल है। तो इसके प्रॉब्लम तो खैर मैं नहीं आपको करवा रहा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉब्लम्स इसके ट्राई करें। तो चैप्टर नंबर 2 अभी खैर हम थोड़ा ही कवर कर पाए हैं, जितना मेरा अंदाज़ा था कि हम काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स को। तो कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम लग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स दोनों ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब अगर आपको ये इक्वेशन क्लियर हो गई है, अब सिर्फ इसके थ्रू हमने जो फर्मेट प्रिंसिपल और फिर प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, इन सब के ज़रिए सिर्फ इक्वेशंस डिराइव करनी है और कंजर्वेशन लॉज ही डिराइव करने हैं। तो इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक प्रॉब्लम है डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग क्या है? अगर तो वो स्लिप हो रही है, तो स्लिप होते हुए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो डिफरेंट होंगे। और अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है, विदाउट स्लिपिंग का मतलब है कि हमने उस पर अगर स्लिपिंग है तो एक रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि वो रोल नहीं हो सकती। और अगर वो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग है तो उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे। तो दोनों के अंदर जो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं या जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो डिफरेंट बनेंगे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिया गया कि दोनों में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फ़र्क हमने देखना है क्या है। इसी तरह एक साइक्लाइड है, ठीक है, या एक हेलिक्स है। हेलिक्स में अगर हम ये रेस्ट्रिक्शन लगा दें, हेलिक्स क्या है? ये कोई एक्सेस है फॉर एग्जांपल, और कोई पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है, और ये एक्सेस लाइक एक्स एक्सेस है, और हम रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं कर रहा, तो फिर इस पे इसकी मोशन कैसी बन जाएगी? इसकी मोशन जस्ट एक
सर्कल बन जाएगी, ठीक है। और अगर इसका रेडियस भी फिक्स कर दें, तो रेडियस फिक्स करने से ये कम्प्लीटली सर्कुलर पाथ बन जाएगा। और अगर रेडियस फिक्स ना करें, ठीक है, सिर्फ एक्स फिक्स किया हुआ है, तो ये इस तरह से मोशन होगी कि ये मूव कर सकता है, इसका पाथ जो है रेडियस से चेंज हो सकता है, डिफरेंट इसके रेडियस बन सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम भी दिए हुए हैं। फिर इसी तरह से जो मिनिमम पाथ की अभी मैंने जियोडेसिक की बात की थी, तो जियोडेसिक के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम ही है, वो सॉल्व किया। ब्रैकिस्टोक्रोन प्रॉब्लम के बाद फिर मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन है, ठीक है। एक सिलेंडर ही है फॉर एग्जांपल, सिलेंडर जो है उसका जो रेडियस है वो फिक्स नहीं है, तो हमने मिनिमम पाथ फाइंड करना है कि अगर पार्टिकल कंस्ट्रेंड है कि वो सरफेस पे मूव करेगा, लेकिन कंस्ट्रेंट ज़रूर है सरफेस पे मूव करने के लिए, जी एक्सिस के लॉन्ग वो अप एंड डाउन जा सकता है, ठीक है। जैसे कि एक सिलेंडर ही है, ठीक है, तो सिलेंडर राइट सिलेंडर नहीं है, राइट सिलेंडर ये होगा जिसका रेडियस फिक्स है, लेकिन ये है अगर कि इस तरह से है, तो अब जैसे पार्टिकल कंस्ट्रेंड है टू मूव ओनली ऑन दी सरफेस नॉट इनसाइड द प्लेन स्पेस, सॉरी, तो अगर वो सरफेस पे मूव कर रहा है, सरफेस पे मूव करते हुए यहाँ पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स और होंगे, यहाँ पे होगा, आ देखें इन दोनों में जी की चेंज आ गई है, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक मिनिमम पाथ फाइंड करना है, जिसको मिनिमम पाथ या मिनिमम सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का नाम दिया जाता है, तो वो प्रॉब्लम इसके अंदर सॉल्व है। इसी तरह फिर जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन स्पेस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन प्लेन की तो मैंने बात कर दी, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर स्पेस के अंदर देखा जाए उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया और उसका रिजल्ट जो है वो एक आता है, एक इक्वेशन बनती है जिसके अंदर तीन बेसिकली इक्वेशंस बनती है जो उसको शो कर रही हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। फिर इसी तरह जियोडेसिक ऑन दी सर्कुलर सिलेंडर है, तो ये एक प्रॉब्लम इसके अंदर दिया हुआ है और वो हेलिक्स ही बनता है, ठीक है, सर्कुलर सिलेंडर में जो मिनिमम पाथ है। और जियोडेसिक ऑन अ स्फीयर है, तो ये रिलेटिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा काम आता है, जनरल रिलेटिविटी में, जियोडेसिक ऑन अ स्फीयर, तो उसका प्रॉब्लम यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरह फिर और उसको अल्टीमेटली नाम दिया गया ग्रेट सर्कल का, ठीक है, जो जियोडेसिक ऑन अ स्फीयर है। तो ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लेकिन जो स्फीयर के ऊपर मिनिमम पाथ बनेगा वो ग्रेट सर्कल होगा। तो वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, जो कि आप इस इक्वेशन में पुट करके ये इसको सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन? मैं अली इनको बता रहा था, मैंने कहा ये जो इक्वेशन है, ठीक है, तो ये एक सिंपल इक्वेशन नहीं है, ना सिर्फ आप इसे मिनिमम पाथ फाइंड कर सकते हैं इन दी प्लेन या स्ट्रेट लाइन, अगर आप स्पेस के अंदर भी या इवन कर्व सरफेस पे फाइंड करना चाहते हैं जिसको जियोडेसिक कहेंगे तो वो भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल ये मत समझें कि ये एक्स और वाई कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये कोई भी डायनामिकल वेरिएबल्स पॉसिबल हैं। जैसे इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है लग्रांजियन में, तो लग्रांजियन में ट्रांसफॉर्म करें तो आइलर लग्रांज इक्वेशन या लग्रांजियन इक्वेशन बन जाएगी। जी चलें, मैं दोबारा आपको ये सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा इसके प्रॉब्लम्स आप ट्राई करें, तो कल इंशाल्लाह फिर हम शुरू करेंगे लग्रांजियन एंड जो है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स। ये बुक पहले भी मैंने बताई है, क्लासिकल मैकेनिक्स है, MBD पब्लिशर है और ये मेरे नाम से ही है, गुलाम फरीद के नाम से, ठीक है। ये आपको हमीरपुर बाज़ार से इजीली मिल जाएगी, तो जहाँ से भी आप लेना चाहें। जी सर, ये कल हाशम ने भी मुझसे क्वेश्चन किया है कमेंट में, तो इसलिए अभी तक मैं इस पर चुप हूँ कि हमने सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम में आना है, तो सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देखनी है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। जी चलें, कल इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर।